आज की कहानी इसलिए भी कि 3-4 दिन पहले जब मैंने काला पानी कंट्रोवर्सी के बारे में कहानी सुनाई, वो इंडिया नेपाल से जुड़ी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं काला पानी सज़ा वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अंडमान निकोबार से जिसका ताल्लुक़ है। तो कई लोगों ने सिफारिश की कि वो कहानी सुनाए, मैंने भी सोचा था बहुत पहले भी। तो आज उस काला पानी की कहानी, जिस काला पानी के नाम से एक ज़माने में लोग खौफ खाते थे, मुहावरों में इस्तेमाल यह आज भी है। किसी दहशत और खौफ की कहानी को अगर समझना है कि आज भी बहुत सारे लोग, बल्कि हम लोग भी बात करते हैं कि कोई ज़्यादा अगर बदमाशी करे या तंग करे तो काला पानी भेज दो इसको। तो काला पानी के नाम से ही थर थर काँपते थे लोग। पर ऐसा क्यों? काला पानी में ऐसा क्या था? काला पानी की बुनियाद कहाँ से पड़ी? काला पानी जो जेल है, उस जेल की सोच अंग्रेज़ों को कहाँ से आई? उस जेल के बनाने का मकसद क्या था? कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपको बताने की। सबसे पहले इस काला पानी का नाम तो हम लोगों ने दिया, असल में इसका नाम था सेलुलर जेल। और ये सेलुलर जेल जो है अंडमान और निकोबार के एक द्वीप पे बनाया गया था। अंडमान निकोबार का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ पे कभी पुर्तगाल भी रहे, फिर मराठा भी रहे, फिर वहाँ पे डच भी रहे, फिर अंग्रेज़ आए, कुछ वक्त जापान ने भी वहाँ पे उसको अपने कब्ज़े में रखा। और आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना उन्होंने बनाई थी, तो पहली हिंदुस्तान में आज़ादी का जो तिरंगा फहराया था उन्होंने, वो अंडमान निकोबार में ही फहराया था। और ये बात है 1942 में जापान ने अंग्रेज़ों से अंडमान को छीन लिया था, लेकिन फिर 46 में वापस, 44 में बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ ने वापस अंडमान को पा लिया था। तो उस दौरान में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया, तो बाद में जापान के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया था, क्योंकि उनकी और जापान की सेना में उस वक्त अच्छी खासी बनती थी और वहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया था। 572 अलग अलग द्वीप हैं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, 572। लेकिन इनमें से सिर्फ 38 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे इंसान बसते हैं, जहाँ पे रिहाइश है, जहाँ लोग रहते हैं। 572 में से सिर्फ 38, बाकी पूरा पानी ही पानी है। पर कहते हैं कि इस द्वीप में जो ज़्यादातर हैं वो आदिवासी लोग, और उनका ताल्लुक अफ्रीका से था जब वो वहाँ आए। आज भी इस द्वीप की बहुत सारी आप तस्वीरें देखते होंगे जो शायद दुनिया में कटे हुए हैं बुरी तरह, और हम आप जैसे इंसान रहते हैं वो वैसे रहते भी नहीं। कपड़ा क्या होता, खाना क्या होता, उन्हें ये सब चीज़ें मालूम नहीं, और उनको बचाने के लिए बाकायदा हमारे यहाँ कानून है। वहाँ पे आप आम इंसानों की जाने पे रोक है। और लास्ट में कुछ साल पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई थी इन लोगों की जिसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था। तो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग NGOs और गवर्नमेंट के बाकी तमाम लोग भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद करते हैं। 1957 में जब गदर हुआ, जब 1857 का गदर, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बिगुल बजा आज़ादी के लिए, लोग अंग्रेज़ों से गुस्सा थे। तो उस वक्त बड़े पैमाने पे एक विरोध हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इस विरोध को किसी तरह से अंग्रेज़ ने कुचल दिया। लेकिन उस वक्त पहली बार अंग्रेज़ों को लगा कि ये विरोध अब आगे बढ़ेगा, और इसमें से जो लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये लोग, ये आगे चल के सिरदर्द बन सकते हैं। तो 1857 के गदर के बाद, विरोध के बाद जब ये शांत हो गया, तब अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिस तरीके से ये लोगों को एकजुट करते हैं अपने अपने भाषणों से, नारों से, तो इनको रोकने के लिए इनको कहीं दूर रखना पड़ेगा। और स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए एक ऐसी कोई जगह हो जहां उनको एक तो देश के उनके बाकी लोगों से अलग कर दे, और उनके ऊपर जो जुल्म ढाए उसके बारे में दुनिया को पता ही न चले। तो 57 के विरोध ने, 1857 की क्रांति ने पहली बार अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बीज बोया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जेल होनी चाहिए जहां इन फ्रीडम फाइटर्स को सबक सिखाएं। उस वक्त तक बहुत सारे अंग्रेज़ अंडमान निकोबार में भी आकर रह रहे थे, और वो द्वीप चूँकि चारों तरफ पानी और बड़ा शांत सुकून, अकेले में सन्नाटा, वहाँ बहुत कम आम लोगों का आना जाना। तो उसी वक्त अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसी द्वीप में एक ऐसी जेल बनाई जाए जहाँ पे इन स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर रखा जाए और उनको टॉर्चर किया जाए। तो उससे दो फायदे होंगे, एक, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा सकेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दो, उनको उनके लोगों से और बाकी क्रांतिकारियों से अलग थलग किया जा सकेगा। इसी सोच के आने के बाद पहली बार 1896 में अंग्रेज़ों ने सेलुलर जेल बनाने का फैसला किया, और 1896 में बनाने का काम शुरू हो गया। करीब 10 साल लगे। 1906 में ये जेल बनकर तैयार हो गई।
इस जेल को बनाने में भी सारे काम भारतीय मजदूरों से लिया गया और उन लोगों से लिया गया जिनको उस वक्त तक बहुत सारे ऐसे बंदी थे, उठा कर ला के अंडमान निकोबार में यूं ही खुले में कैद करके रखा जाता था। जेल तो थी नहीं और उनकी निगरानी होती थी। तो ऐसे लोगों को पकड़कर उनसे ही ये सारी जेल बनवाई गई। 1906 में जब ये जेल बनकर तैयार हो गई तब इसके बाद यहाँ पे अब कैदियों को लाने की बात शुरू हुई कि कैदियों को लाना है। और कहते हैं कि सबसे पहले इस जेल में जिन कैदियों को लाकर रखने की बात थी उसमें सिर्फ बात इंडिया की नहीं थी। उस वक्त बर्मा जो अब म्यांमार है वो, या फिर कराची, तो यहाँ से भी, चूँकि ये सारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हुआ करता था और इसीलिए इन तमाम जगहों पे जितने भी लोग जो विरोध कर रहे थे उन सबको पकड़ पकड़ कर अब अंडमान लाना शुरू किया गया। 1906 में जब ये जेल बनकर तैयार हुई, इस जेल का नक्शा एक ख़ास अंग्रेज़ अफसर ने बनाया था और इस जेल की एक खासियत थी बड़ी अच्छी जो बनाया उसने। इस जेल में कुल इस तरीके से इसका नक्शा बनाया गया था कि बहुत कम पहरेदार भी पूरे जेल पे नज़र रख सकते हैं और इसीलिए इस जो नक्शा बनाया गया इसको ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया था कि यहाँ से कैदी कभी भाग ना सके। और जो जगह चुनी गई जेल बनाने के लिए वो बिल्कुल समंदर के उस जगह का हिस्सा था जहाँ चारों तरफ समंदर का पानी और मीलों सिर्फ पानी ही नज़र आता था और कुछ आपको दिखाई नहीं देता था। तो जब ये जेल बनकर तैयार हुई इसके बाद यहाँ कैदियों को लाकर रखने का काम शुरू किया गया। इस जेल को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने मेहनत भी बहुत की। इस जेल को जो बनाया गया वो लाल ईंटों से बनाया गया और ये ईंट बर्मा से लाई गई थी जो भी म्यांमार है। और कुल 7 विंग बनाए गए, 7 इस जेल के अंदर। और 7वां विंग ऐसे बनाया गया कि अगर आप उसको टॉप एंगल से देखें ऊपर से तो आपको साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देगा जेल। 7 विंग अलग अलग और उसके एक सेंटर में इन्होंने एक टावर बनाया। उस टावर को इस तरीके से बनाया गया और 7 विंग के रास्ते इस तरीके से बनाए गए और उसके कॉरिडोर की वो एक टावर में बैठा हुआ एक शख्स एक वक्त में ही 7 के 7 विंग के कैदियों पे नजर रख सकता है कि कौन अपने सेल से निकला या कौन आ रहा है। तो इस तरीके से नक्शा तैयार किया गया था। 7 अलग अलग विंग, बीच में एक टावर, सबके रास्ते वो सिर्फ घूमना है उसको और वो देख के बता देगा कि कौन कहाँ है, जेल में सेल के अंदर से है या सेल के अंदर नहीं है। इस टावर में ही एक बहुत बड़ा घंटा भी था जिसको किसी भी आपात स्थिति में वो लोग बजाते थे। इस पूरे सेलुलर जेल के अंदर जो 7 शाखाएं थी इसमें कोई भी सोने का कमरा और बाकी चीज़ें नहीं बनाई थी। जेल के अंदर के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 698 कोठरियाँ थी, सेल, जिसमें कैदियों को रखना था। और इन सारे कोठरी बड़े छोटे छोटे 15 बाई 8 फीट और इन सारी कोठरियों में एक तरह से ही 3 मीटर की ऊंचाई पे एक छोटा सा रोशनदान था और इसके अलावा कुछ नहीं था। एक गेट जिस पर कैदी अंदर जाते कोठरी के और एक 3 फीट के ऊपर सिर्फ रोशनदान जिससे बेहद कम रोशनी आती। सबसे कमाल की बात यह थी कि इस जेल के चारों तरफ आमतौर पर जब हम जेल की बातें करते तो ऊंची ऊंची दीवार हम लोगों के जहन में आती कि जेल की दीवार बड़ी ऊंची होती, भाग ना सके। सेलुलर जेल की दीवार सबसे छोटी रखी गई कि कोई भी कैदी आराम से उस दीवार को पार कर भाग सकता है। और ये जानबूझ के किया गया था इसलिए कि जो भागेगा वो सिर्फ मौत को दावत देगा। चारों तरफ समंदर का पानी, गहराई और कोई रास्ता नहीं। अगर आपके पास बोट जहाज नहीं है तो आप भाग नहीं सकते। इसीलिए जानबूझकर अंग्रेज़ों ने जेल तो बनाई, जेल के अंदर के इंतज़ाम पुख्ता किए, लेकिन जेल की तमाम दीवारें बहुत छोटी बनाई, उसकी हाइट कम थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से जो भागेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन एक बार 238 कैदियों ने इस सेलुलर जेल से भागने की कोशिश की। इसकी उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग बनाई। कुछ लोगों ने नक्शा, कुछ लोगों ने बाकी चीज़ें अपने अपने हिसाब से तय किया और बनाने के बाद फिर ये हुआ कि भागेंगे। जेल की दीवार को फांदना कोई मुश्किल काम नहीं था। तय वक्त के हिसाब से जो इन्होंने प्लानिंग की उस हिसाब से ये जेल से भागे, लेकिन वो फिर फंस गए क्योंकि चारों तरफ समंदर का पानी और ये मिशन फेल हो गया। 238 के 238 जो अपने अपने सेल से निकलकर दीवार की उस तरफ पहुंच चुके थे वो पकड़े गए। इस बात से अंग्रेज़ जेलर और तमाम लोग बड़ा नाराज़ हुआ। इसके बाद इनके ऊपर जुल्म ढाने शुरू हो गए। कहते कि इतने जुल्म ढाए गए कि एक कैदी सिर्फ दहशत में उसने सुसाइड कर लिया। उससे अंग्रेज़ों का जुल्म सहा नहीं गया। उसे लगा कि उससे अच्छा मर जाओ। जेल से भागने की ये सज़ा मिल रही थी। तो जब एक कैदी ने सुसाइड कर लिया तो इससे जो अंग्रेज़ उस वक्त जेलर था, जो अफसर था, उसको इतना गुस्सा आया
और उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे खुद को मार सकता है, ये काम हमारा है। इस गुस्से की वजह से उन 238 लोगों में से 87 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई, जेल से भागने की कोशिश के इल्ज़ाम में। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो शायद सिर्फ जुर्म चलता रहता, लेकिन उससे जेलर इतना गुस्सा हुआ कि वो कैसे मर गया। 87 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस जेल के अंदर की जो कहते हैं कि लोग, किसी को अगर पता चल जाता था कि इसको काला पानी भेजा है, तो परिवार वाले, दोस्त, बाकी लोग ये मान के चलते थे कि वो जिंदा कभी लौट कर नहीं आएगा। ये दहशत थी इस जेल की। कहते हैं कि सेलुलर जेल के अंदर कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी 1906 से लेकर आज़ादी तक, 47 तक, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कितने लोग कैसे मरे इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 1906 में ये जेल जब बनी थी, उससे लेकर 47 तक पूरे टॉर्चर और उसकी कहानियां, जो लोग कुछ बाद में बाहर आए उन्होंने जब बताया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कैदियों से अलग अलग एक तो काम कराया जाता, उनसे न सिर्फ उस अंडमान निकोबार में अंग्रेज़ों के जो अफसर थे उनका बंगला, उनका घर, बाकी चीज़ें बनवाना वो भी इसी जेल के लोग काम करते थे। सड़क से लेके बाकी कुछ चीज़ें बनाने का काम इसी जेल के कैदियों से कराया जाता था। इसके अलावा उनसे कोल्हू के तेल निकलवाए जाते थे, उनसे कहा जाता था पेरो। हर कैदी को पर डे 30 पाउंड नारियल का तेल निकालने का काम दिया जाता था, और अगर वो नहीं निकालता था तो जो उसकी सज़ा होती थी वो कोड़े से लेके बाकी वो सज़ाएं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और जिनसे ज़्यादा गुस्सा आता था अंग्रेज़ों को और जो उनकी संगीन ज़रा जुर्म बड़ा होता था, ऐसे कई लोग हैं जिनको तोप से बांधा गया और गोला दाग दिया गया और तोप से उड़ा दिया गया। ये मुहावरा नहीं, ये हकीकत सेलुलर जेल में हुआ कि तोप तक से बांध के सेलुलर जेल के कैदियों को उड़ा दिया गया। इस जेल में आपको मालूम है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे, और एक भगत सिंह के दोस्त थे, उनको भी अंग्रेज़ों ने उठाकर काला पानी भेज दिया। नाम था महावीर सिंह। महावीर सिंह ने जब ये देखा कि जेल के अंदर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे भारतीयों के साथ जुल्म हो रहा है, अंग्रेज़ उन्हें बहुत मारते पीटते हैं, सजाएं देते हैं, भूखा रखते हैं, खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो एक बार वो भूख हड़ताल पर बैठ गए महावीर सिंह इसी जेल के अंदर। अब ये सीधा सीधी अंग्रेज़ अफसरों के हुक्म के खिलाफ था। काफ़ी कोशिश की गई, तमाम टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन महावीर सिंह टस से मस नहीं हुआ और खाना खाने से इनकार कर दिया और भूख हड़ताल तोड़ा नहीं। अंग्रेज़ों को लगा कि इस भूख हड़ताल और उसकी इस पे डटे रहने की वजह से बाकी कैदियों पे भी असर पड़ेगा। तमाम कोशिश कर ली, जब नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने धोखे से महावीर सिंह के दूध में जहर डाल दिया, और जहर डालने के बाद वो दूध जबरन उसे पिलाया। महावीर सिंह ने वो दूध पिया जबरन और उस जहर की वजह से मौत हो गई। इसके बाद उनकी लाश पे एक भारी सा पत्थर, वजनी पत्थर बांधा गया और उसको उसी जेल के पीछे समंदर में फेंक दिया गया ताकि लाश ऊपर ना आए। लेकिन जेल के अंदर ये बात लीक हो गई और पता चल गया कि महावीर सिंह की भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने उनके साथ ये किया। ये सुनते ही जेल के जो बाकी सारे कैदी थे, और चूंकि भगत सिंह के दोस्त की बात थी, मौत की बात थी, उन्हें इतना गुस्सा आया कि पूरा का पूरे सेलुलर जेल के कैदी भूख हड़ताल पर चले गए। ये 1930 की बात है। अंग्रेज़ों ने इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अब सारे जुल्म की हदें पार कर दी, जितना टॉर्चर कर सकते थे किया, लेकिन कोई भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं था। मामला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आखिर में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अंग्रेज़ सरकार से बात हुई और तब जाकर अंग्रेज़ सरकारों ने जो उनकी मांग थी बहुत सारी कैदियों की, वो मानी, और तब इन कैदियों ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा। बापू को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसी तरीके से जितने नेता थे उनको एक सज़ा ऐसी दी जाती थी कि जो मैंने आपको बताया कि इस सेलुलर जेल की खासियत ये थी कि एक तो इसको बनाया ही गया था। सेलुलर जेल का मतलब ही ये था कि एक कैदी दूसरे कैदी से ना मिल सके। ये बेसिक थॉट और बेसिक सोच थी। सेल जो ऐसे बनाए गए थे, करीब 698 जो कोठरियाँ थी, काल कोठरियाँ, उसके दरवाजे ऐसे थे कि एक सेल के सामने दूसरा सेल हो ही नहीं सकता था, मतलब आप एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और सज़ा इसलिए दी जानी थी कि अकेले में रखो ताकि इन्हें अकेले में ज़्यादा तकलीफ और दर्द का एहसास हो। तो इन सारी चीज़ों ने कैदियों को वहाँ तोड़ कर रख दिया था। अब एक से एक स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे आप लोगों को ही पता होगा, बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, सादिकपुरी,
मौलाना फजल हक खैराबदी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी, गोपाल भाई, परमानंद, एक लंबी लिस्ट इन तमाम लोगों की थी जिनको यहाँ पे रखा गया और इनके ऊपर तमाम जुल्म ढाए गए। धीरे धीरे जब सेलुलर जेल और काला पानी की सारी चीज़ें देश में पता चलती गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक पूरे देश में एक ये सोच हो गया था कि काला पानी जो गया इसका मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो। लेकिन फिर वक्त करवट बदलता है और 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान अंडमान तक पहुंच जाता है और वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ देता है। बल्कि कहते हैं कि कुछ अंग्रेज़ों को उसी सेलुलर जेल में ही कैद कर देता है जो अब तक वहाँ पे दूसरे कैदियों पे हुक्म चलाते थे। और उस 7 विंग जो थे जेल के उसमें से 2 विंग को तोड़ देता है जापान। अब बचते हैं सिर्फ 5। इसके बाद उस पर जापान का कब्जा रहता है। इस वक्त तक आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जैसे ही जापान का कब्जा होता है अंडमान पर तो नेताजी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा देते हैं और कहते हैं कि अब अंग्रेज़ भारत छोड़ो। जापानियों के साथ दोस्ती थी। थोड़े दिन के बाद ये बात है 23 मार्च 1942 को जापान ने अंडमान पे कब्जा किया और ये सेलुलर जेल काला पानी भी अब जापान के कब्जे में था। लेकिन जापान हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी रखता था, ख़ासतौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। उसी की वजह से फिर बातचीत होती रही और 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान की पूरी सत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दी और कहा कि आप आइए। नेताजी ने पहली बार तिरंगा अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंदुस्तान का जो पहली बार फहराया वो अंडमान निकोबार में फहराया और उसके बाद सेलुलर जेल और ये तमाम जो कैदी थे वहाँ से वो रिहा कर दिए गए। लेकिन फिर 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने लगभग उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 42 के बाद काला पानी के जुल्म की दास्तान धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, क्योंकि जब 44-45 में फिर अंग्रेज़ वहाँ पे आता है तब तक अब ये हो चुका था, अंग्रेज़ भी मान चुका था कि अब इस देश में ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक आज़ादी की लहर हर एक के दिल के अंदर थी और एहसास हो चुका था अंग्रेज़ों को कि अब यहाँ से बस निकलने का वक्त आ गया। तो फिर 42 से पहले तक जो सारी चीज़ें थी, बल्कि 1937 के बाद ही कैदियों को वहाँ से फिर बहुत सारी शर्तों के साथ अब तमाम जो चीज़ें हुई तो उनको निकालना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद आज़ाद होता है हिंदुस्तान। आज़ाद होने के बाद अंडमान पे भी आज़ादी का परचम फहराता है और आज़ादी के बाद 2 और विंग भारत सरकार भी उसको तबाह कर देती है उस जेल की। अब उसमें सिर्फ 2 अंग्रेज जापान ने कर दिए थे और 3 विंग बचे। बाद में उसके बाद उसके एक विंग में एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है 500 बिस्तरों का और एक जो पूरा इलाका था जहाँ पे उसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। तो अब सेलुलर जेल काला पानी एक राष्ट्रीय स्मारक है और राष्ट्रीय स्मारक इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जेल अंग्रेज़ों की नहीं थी। इस जेल को बनाने वाले सारे भारतीय थे, हिंदुस्तानी मजदूर थे, हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे। उनको पकड़कर उन्हीं से बनवाया गया और उन्हीं को वहाँ रखा गया था। तो इसीलिए चूँकि इस जेल की बुनियाद में हिंदुस्तानियों का खून शामिल था, उनके हाथ शामिल थे, उनकी मेहनत शामिल थी, तो भारत सरकार ने उसके एक हिस्से को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। कभी मौका मिले तो जाकर देख कर आइएगा। उस वक्त की सारी तस्वीरें आपके जहन में घूम जाएंगी जब आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे। और अच्छी जगह भी है, तो कभी मौका मिले तो हो आइए। ये काला पानी की पूरी कहानी थी।